गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी सेक्टर की। निफ्टी आईटी मिड कैप सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आईटी सेक्टर की पोजीशन थोड़ी समझ लेते हैं। अभी फिलहाल आपको मार्केट में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। जो लोग मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि एफआईआईज क्या होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस समय मार्केट से पैसा खींच रहे हैं, यानी जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया गया था वो मार्केट से वापस निकाला जा रहा है एफआईआईज के द्वारा। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बारे में घोषणा की है। रूस और यूक्रेन का कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ओमिक्रॉन के नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो भी हमें आते हुए उसके बारे में पैनिक वाली न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। और इंडिया में परसों इंडिया का बजट आने वाला है, जिसको देखते हुए सभी लोग मार्केट में अभी अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं और ऐसे में आपको तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इस बेयर रन के अंदर सबसे ज्यादा पिटाई होने वाले सेक्टर्स में से एक है निफ्टी आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में अगर हम देखें तो आईटी ने जो टॉप बनाया था वो 39,400 के आसपास हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, और जो बॉटम बनाया था वो बॉटम 33,240 का बनते हुए नजर आ रहा है। करंटली आपको 33,852 के लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी तमाम जो सपोर्ट लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे थे उससे भी थोड़ा नीचे ही ये आपको इस समय करंटली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट डे पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से बहुत ही तगड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है, जिसके बाद लेवल्स जो हैं वो आपको बाकी सारे जो सपोर्ट लेवल्स थे उनके नीचे इस समय आपको आईटी सेक्टर काम करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और रिजल्ट्स आने के बावजूद भी आपको आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव दिख रहा है। तो आईटी सेक्टर के जो लीडर्स हैं उन लीडर्स में अगर हम बात करें कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, आपको इनके अंदर भी काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है और ये अब काफी अच्छे लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक मिड कैप सेक्टर के शेयर कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में, जो कि 2020 में हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। बहुत ही अच्छे लेवल पर शानदार मोमेंट आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी और ये शेयर 1984 के प्राइस से स्टार्ट हुआ था और इसने बहुत ही तगड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया और तकरीबन 5900 के लेवल को ये यहां टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई जो है वो इसका 6135 रुपीज था। करेंटली ये आपको 4690 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस समय में हमें इसके अंदर बाय करना चाहिए? इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या ये बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है जिसके ऊपर हमें इसे बाय करना चाहिए? तो रेट्स को के ऊपर बाय करने से पहले सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इतने अच्छे लेवल पर होने के बावजूद इसकी रेटिंग को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं वो क्यों इसका जो टारगेट है वो रिड्यूस किया गया है। तो क्या कोफोर्ज लिमिटेड में कोई इश्यू है या फिर जस्ट एफआईआईज की बिकवाली हो रही है और आईटी सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर है, इस वजह से कोफोर्ज लिमिटेड के टारगेट को रिड्यूस कर दिया गया है? तो कोफोर्ज लिमिटेड के अंदर क्या कुछ पॉइंट्स बनते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 28,705 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। करंट प्राइस है 4,713। करंट प्राइस मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया 4,690 रुपए। इसके साथ साथ ही इसका 52 वीक हाई 6,135, तो वहां से बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे तकरीबन 20-22% से भी ज्यादा की गिरावट इसके अंदर दर्ज हो चुकी है। अब किस पोजीशन पर ये ट्रेड कर रहा है, वहां से क्या पोजीशन बनेगी, इसके बारे में हम एक एक कर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली ये लिस्ट हुआ है तो फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है। कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है। आरओई जो है वो 19.3 है, जो कि काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। आरओसी 26% के आसपास है, विच इज इक्वली डिसेंट और बहुत ही अच्छी आरओसी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% यहां पर दिखाई दे रही है
है और इंडस्ट्री के पी 37 के साथ इसका पी 48.9 के ऊपर हमें पॉइंट करता हुआ दिखाई देता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 है विच सीम्स हाई। अब क्यों हाई है उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपको इस कंपनी के सभी प्लस और माइनस पॉइंट पूरी तरह से डिटेल्ड में समझाने की कोशिश करूंगा, तो एक एक करके चीजों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और किसी गड़बड़ी में किसी भी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राइम सेक्टर आईटी सर्विसेज से जुड़े हुई कंपनी होने के साथ साथ ही इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया। फिलहाल ये अपने 200 डीएमए के ऊपर है, यानी 200 डीएमए से नीचे डिप लगाने के बाद वापस से ये आपको 200 डीएमए के ऊपर इस समय पॉइंट इस समय यहां पर लाई करती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कि कंपनी एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई है और ये जो वैल्यूएशन का फैक्टर है इस वजह से इसके प्राइस को रिड्यूस किया गया है। हालांकि वैल्यूएशन जो है वो इतनी मैटर नहीं करती अगर कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर इसका जो प्राइस है टारगेट जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन क्या फंडामेंटल्स भी कहते हैं कि इसका प्राइस जो है वो इस लेवल पर ट्रेड करने लायक नहीं है, वो चीजें हमें समझनी होगी। हेल्दी डिविडेंड पे करता है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब है कंपनी ने जो पैसा लगा रखा है और जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी ने जो पैसा ले रखा है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है कंपनी उसको भी कैपिटलाइजेशन में डाल रही है, कैपिटलाइज कर रही है, तो विच इज नॉट अ गुड साइन। तो ऐसा एक अंदाज लगाया जा रहा है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही हो। अच्छा, करंट प्राइस में हम देखें तो ये आपको 6 नंबर के ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है। क्वार्टरली सेल्स फिगर की बात करते हैं। क्वार्टरली सेल्स फिगर काफी डिसेंट हमें यहां पर देखने को मिलती है। लिस्टिंग से पहले 972 से अभी ये कंटिन्यूअसली आपको ग्रो होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दिसंबर में 1658 करोड़ की रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रोपोर्शनेट में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी मोर और लेस बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। एक आधी क्वार्टर में डिप के साथ साथ 202 करोड़, 210 करोड़, 11 करोड़, 275, 303 करोड़, यहां तक बात ठीक लगती है कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एक हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बट जब बात आती है इंटरेस्ट की, यानी कंपनी ने जो इंटरेस्ट लिया है उसका कितना बर्डन पड़ता है और वो प्रॉफिट को कैसे इंपैक्ट डालता है, तो वो आप देख सकते हैं कि जब पहले 3 करोड़ 4 करोड़ के लेवल पर इंटरेस्ट पे करते थे, उसके बाद कंपनी लिस्टिंग में आ गई और लिस्टिंग में होने के बावजूद भी, लिस्ट होने के बावजूद भी इन्होंने अपना डेट जो है उस डेट के इंटरेस्ट में ये 12 करोड़, वहां से सडनली 3 करोड़ से 12 करोड़, 16 करोड़ और अब 18 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रॉफिट जो है वो आपको प्लस में ही है, लॉस में नहीं गई है कंपनी। 152 करोड़, 157, 178, 163 कुछ कम हुआ, 206 एंड 233। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट की फिगर भी साथ साथ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये इंटरेस्ट की फिगर यहां पर नहीं होती या कम होती तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो और अच्छी तरह से निकल कर आता हुआ दिखाई देता। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं लास्ट 6 क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो 80 करोड़, 121, 122, 133, 124, 147 एंड 184 करोड़ का दिसंबर में हमें यहां पर नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट आपको लिया लास्ट 6 क्वार्टर से आपको काफी डिसेंट और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट उसके साथ साथ ही इंटरेस्ट जो है वो एक बड़ा कंसर्न मुझे यहां पर लगता है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेल्स की बात करते हैं तो
जिस समय कंपनी लिस्ट नहीं थी उस समय से भी हम देखें तो सेल्स फिगर जो है, रेवेन्यू फिगर जो है वो काफी डिसेंट वे में और कंसिस्टेंट वे में हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्च 19 में इनकी जो सेल्स फिगर थी वो 3676 करोड़ थी, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 4184 करोड़ हो गई और मार्च 21 में 4600 करोड़ 663 करोड़ का यहां पे हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो अराउंड 6000 करोड़ के ट्रेजेक्ट्री में हमें जाती हुई नजर आ रही है। इसी में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ यहां जो एनुअली इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं लोन के ऊपर वो अगेन मुझे एक बड़ा कंसर्न नजर आता है, क्योंकि वो 8-9 करोड़ के रेंज से निकलकर 14 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 50 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जो है वो ये पे कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों ही आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक मिड कैप कंपनी है, इनिशियल स्टेज पे, लिस्टिंग के बाद अभी इनिशियल स्टेज पे है, ग्रो की काफी संभावना है, बट इनको अपने डेट के ऊपर पूरी पैनी नजर बना के रखनी होगी और कोशिश करना होगा कि डेट जो है वो ये फास्ट वे में रिड्यूस करने का प्लान करें, क्योंकि डेट अगर रिड्यूस होता है तो ये कंपनी आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न आगे भी फ्यूचर में बना के देगी। अभी करेंटली इसके प्राइस में जो आपको डिस्काउंट आता हुआ दिख रहा है शेयर प्राइस में, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि मार्केट में ओवरऑल बिकवाली दिख रही है। जो बड़े लार्ज कैप है उनके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पे इस समय वो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत तगड़ी बिकवाली हो रही है। तो ऐसे में प्राइस से इसका मैं डायरेक्ट इसका कंसर्न आपको नहीं दिखा रहा हूं कि डायरेक्ट कोई रिलेशन में आपको इसका मैच करवा रहा हूं कि इनका प्रॉफिट की वजह से इनका प्राइस ये जा रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है बट प्राइस घट रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट से पैसा खींचा जा रहा है। तो एक अच्छे लेवल पर ये आया हुआ है, आप यहां पर खरीद सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि इनकी इंटरेस्ट की फिगर जो है वो भी साथ साथ में बढ़ती जा रही है। एक कंपनी को लेकर ये एक कंसर्न का मैटर है। अब हम बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर शेयर कैपिटल जो है वो आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। शेयर कैपिटल 62 करोड़, देन अगेन 61 करोड़। तो शेयर कैपिटल जो है वो 62 के रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। बट यहां हम बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स कंपनी बढ़ा रही है, रिजर्व बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के रिजर्व जो हैं वो जब लिस्टिंग नहीं थी तब 500 करोड़ के रेंज में हुआ करते थे 2010 में, जो कि अब बढ़ के 2500 करोड़ के रेंज में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां अब जो सबसे बड़ा कंसर्न का पॉइंट है वो है कि एक समय में जब इनकी बोरोइंग्स 9 करोड़ थी, वहां से बढ़ते बढ़ते मार्च 21 में इनकी बोरोइंग जो है वो घटकर 1 करोड़ रह गई थी, सिर्फ 1 करोड़। और सितंबर में हमें सडनली 531 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अभी तक इनके पास्ट जितना एक्सपीरियंस रहा है उसमें 531 करोड़ एक सबसे बड़ी फिगर निकल कर आ रही है, जिसका इंपैक्ट जो है इस बोरोइंग का इंपैक्ट डायरेक्ट इनके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट के रूप में इंपैक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी बोरोइंग्स भी ले रही है और कंपनी लिस्टिंग भी हो चुकी है। वो लिस्टिंग का जो पैसा है उससे इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया, और बोरोइंग्स क्यों ले रही है कंपनी। तो यही सारी चीजें जो हैं एक बिजनेस, एक मिड कैप बिजनेस के लिए खतरनाक चीजें साबित होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट डालती है। क्या ये कैश रिच कंपनी है, इसको भी हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कैश रिच कंपनी जो होती है, अगर एक आईटी सेक्टर, एक मिड कैप आईटी सेक्टर की कंपनी है और वो कैश रिच है तो भी वो काफी अच्छा और हेल्दी साइन माना जाता है। तो 222 करोड़, 233 करोड़, 221 करोड़ के रेंज में इनके पास कैश हुआ करता था, जो कि बढ़ के 903 करोड़ तक चला गया था। और इसके बाद ये आपको वापस से आपको देखने को मिल रहा है कि ये मार्च 19 के बाद से, मार्च 20 के बाद से ये वापस आपको कम होता हुआ 812 और अब
281 करोड़ का कैश आपको इस समय सितंबर 21 में देखने को मिल रहा है। तो कैश भी कंपनी का जो है कैश इक्विवेलेंट जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और बोरोइंग्स आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कंसर्न का मैटर है मेरे अकॉर्डिंग। और जो इसके पॉजिटिव साइड है वो ये है कि कंपनी की रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो कंपनी के कमाने के साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट के साइड में और कैश इक्विवेलेंट के साइड में, कैश मैनेज करने के साइड में यहां पर मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम नजर आती है। डेटा डेज जो है वो कुछ मेंटेन हुए हैं और 75 मार्च 20 में थे, वहां से 70 के में आ गए हैं डेटा डेज। तो डेटा डेज कुछ इंप्रूव होते हुए हमें डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है लिस्टिंग के बाद 50 और अब 49.97। तो ये आप एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि 50 से ये मार्जिनली और दिसंबर 21 में आपको ये घटती हुई नजर आ रही है। एफआईआईज ने भी इसके अंदर 1% की बिकवाली की है दिसंबर में और डीआईआईज ने यहां इसके अंदर अपना पैसा लगाना स्टार्ट किया है। तो अल्टीमेटली जो नट शेल में निकल कर आ रहा है कि डीआईआई अब इसके अंदर पैसा बढ़ा रहे हैं और एफआईआई ने थोड़ा सा पैसा खींचा है। तो अल्टीमेटली होने वाला क्या है कि एक लेवल पर बिकवाली होने के बाद अल्टीमेटली इंडियन मार्केट में वापस बूम आना डेफिनेट है। कुछ लेवल्स नीचे जाने के बाद आपको डेफिनेटली आईटी सेक्टर में वापस से एक बूम देखने को मिलेगा और उसके बाद ये सभी शेयर्स जो हैं ये आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट में जो शेयर फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने के साथ साथ वैल्यूएशन भी नीचे आए हैं, डेफिनेटली आप उसको बाय कर चले। बट साथ ही साथ ऐसे शेयर्स जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत कमा के दिया है, फंडामेंटल्स उनके कैसे हैं इसके बारे में आप एक डीप एनालिसिस कीजिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि कोफोर्ज के बारे में जो मैंने आपको एनालिसिस करके दी है उससे डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प होने वाली है चीजों को समझने में। चीजों के प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझिए, लेवल्स को समझिए और किसी भी हड़बड़ाहट में ना बाइंग कीजिए और ना सेलिंग कीजिए। अभी कोफोर्ज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 4690 पर, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट जो है वो 4030 दिया है। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता कि इसका टारगेट जो है वो 4030 है और इस टारगेट को देने के पीछे इनके पास कोई बहुत ज्यादा रीजंस, बड़े रीजंस नहीं है सिवाय इसके कि इस समय इसकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई दिखाई दे रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी पोजीशनिंग पे आपको ये अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि while the brokerages like the company for its differentiated competitive positioning in certain niche areas like insurance and TTH। तो कुछ एरियाज में ये जो है ब्रोकरेजेस को पसंद भी आ रहा है, बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से उन्होंने इसके रेटिंग को रिड्यूस किया है, इसकी जो टारगेट है उसको रिड्यूस किया है। तो यहां पर ये भी एक मैटर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट्स को 4030 कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट जब गिर रही होती है, जिस समय इतनी अंधाधुंध बिकवाली हो रही होती है, उस समय मार्केट में इस तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं और जैसे ही मार्केट वापस रिवर्सल लेती है ये सारे टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। तो किसी के टारगेट्स देने से या नहीं देने से आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए, अपने फंडामेंटल्स जो हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो पूरी तरह से स्टडी करने चाहिए, समझने चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो उसको बार बार आप पढ़ें, समझें, पूछें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालों के जवाब दिए जाएं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप अगर अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करें सो दैट कि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके, इस एनालिसिस का फायदा उठा सके। सो keep investing, stay safe, thank you, bye bye।